नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जो जाने माने डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, आज मैं उनसे बात करूंगा। फ्रांस में जो G7 की बैठक हुई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अमेरिका के संबंधों में जो तल्खियां आई, उसके बाद दोनों की मुलाकात और उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके द्वारा कही गई बातों पर ढेर सारे एनालिसिस किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के मुलाकात के ही मायने हैं, या G7 की बैठक में फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ भी भारत की जो बातचीत हुई है उसके भी बड़े मायने हैं। क्योंकि ग्रुप 7 में भारत को लगातार बुलाया जाना और भारत की आवाज को महत्वपूर्ण मान लेने की बात करने वाले देश, जिसमें कनाडा प्रमुख है और वहां के प्रधानमंत्री कार्नी ने तो स्पष्ट कहा है कि भारत के शामिल होने से G7 में जो एक इसका औरा पूरी दुनिया के सामने नया जा रहा है, उसके बड़े मायने और मतलब हैं। इसका मतलब है कि भारत की कोई एक अलग भूमिका है उन परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया ने एनर्जी क्राइसिस देखी है और उसके खत्म होने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या उसका कोई एक विकल्प भी G7 तैयार करता हुआ देख रहा है? और क्या इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी भी कुछ ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका का एक बड़ा विकल्प तैयार हो सके? आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर से जानना चाहेंगे, जिसमें डिफेंस का मुद्दा भी जुड़ा होगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में इस तरह के बैठक के बाद जो सारे मुद्दे सामने आते हैं उसके क्या मायने और मतलब है। सवाल तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात में G7 के बैठक के और मुद्दे कुछ गौड़ हो जाते हैं। इसको ब्रिगेडियर महाजन आप किस नजरिए से देखते हैं? शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ओवर टू यू सर। देखिए, G7 जैसे आपने बोला, इसमें 7 देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसमें काफी कुछ और देशों को भी बुलाया था, जिसमें भारत एक महत्व का देश है। मतलब हम G7 के पहले मेंबर नहीं है, हम बाद में आए हुए हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंस दिखाता है कि G7 की जो कंट्रीज है, हमें भारत को एक महत्वपूर्ण देश समझते हैं। अब ये देखना चाहिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे सभी के साथ अच्छे होने चाहिए। एक से होने से बात नहीं बनती है। जितना ज़्यादा बड़ा देश है उतने ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो जब हम G7 में भारत का क्या फ़ायदा हुआ इसकी जब एनालिसिस करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत-अमेरिका संबंध इसमें सुधार आया है क्या? भारत-फ्रांस संबंध है, भारत-इटली है, भारत यूरोपियन यूनियन है, बाकी काफ़ी सारे देश हैं। तो इसको हमने ओवरऑल तरीके से देखना चाहिए। जैसे कि आपने शुरुआत में बोला कि पहले भारत अमेरिका, इसमें बॉडी लैंग्वेज की बात हो गई है, उसने क्या कहा उसकी बात हो गई है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज वगैरह एक बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्जैक्टली इस मीटिंग में अचीवमेंट क्या हुई, ठीक है? और कभी भी जब हम किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तो उसे कंपैरेटिव मेरिट का नाम दिया जाता है, यानी कि बाकी देशों की तुलना में हमारी रिलेशन कैसे रही। अभी आपने एक देखना चाहिए कि हम जब अब भारत-अमेरिका संबंधों की बात करते हैं, ये इसमें टैरिफ के कारण से थोड़े संबंध ठीक नहीं है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अभी साइन नहीं हो रहा है। तो उनके जो अलग-अलग लोग हैं, अभी बीच में उनके मार्को रूबियो आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली बात की है, लेकिन जिस तरह से संबंध आगे बढ़ने चाहिए, उस तरह से तरीके से बढ़ नहीं रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन देखा जाए तो अभी अमेरिका के संबंध सभी देशों के साथ खराब हो गए हैं, कारण अलग-अलग है। तो कंपैरेटिव मेरिट में हमारे संबंध उनसे सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप से जो मीटिंग हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के इस मीटिंग से क्या फ़ायदा हमें हो गया? क्या फ़ायदा होगा या हो गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी जो हमारे मर्चेंट नेवी के लोग जो जाते हैं, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप से बात की हुई है, और अमेरिका को दिखाया दिया है कि भैया वो जो गल्फ में फायरिंग कर रहे थे, उससे हमारे भारतीयों का नुकसान हो रहा है, कृपया देखिए। और क्योंकि हमारे जो भारतीय गल्फ में है, उनकी भी सुरक्षा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
ये इश्यू उनके सामने लाया गया और उसका ज़रूर अच्छा असर होगा। दूसरा जो ट्रेड नेगोशिएशंस है, वो चल रहे हैं, लेकिन फाइनल साइन उसके ऊपर नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है कि वो अभी फाइनल जो साइनिंग है, ये शायद पक्का हो जाएगा। तीसरा जो है, जो फ्रिक्शन है, क्योंकि रूबियो तो बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन 1-2 एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं कि जो इतने पॉजिटिव नहीं है, बीच में उल्टी-सुल्टी बात करते हैं, तो शायद वो भी अच्छी तरह से हमारे बाजू में आएँगे, क्योंकि जब वो देखते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने भाषण में बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनका आना बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के ऊपर हमला होता है, तो हम उनको मदद करेंगे। सर ये भारत मैं रोकूंगा आपको। ये उन्होंने क्यों कहा कि अगर भारत पर, मैं बिल्कुल शब्दशः दोहराता हूं हिंदी में जो उन्होंने इंग्लिश में कहा, अगर भारत पे हमला होता है तो अमेरिका उसमें कूद जाएगा, इसके बड़े मायने हैं सर। देखिए, भारत के ऊपर हमला कौन करेगा? ये या तो पाकिस्तान कर सकता है या चीन कर सकता है, और तो तीसरा कोई देश तो करने वाला नहीं है ना। तो अगर उस समय अगर वो बोलते हैं कि वो हमारे ऊपर हमला है और हम उनको मदद करेंगे, तो ये बात बहुत अच्छी है। ये जो उनका संकल्प है, ये अच्छा है। ये एक मैसेज देता है पाकिस्तान को और चाइना को कि अमेरिका हमारे साथ है। हम हमारी रक्षा करने में, पाकिस्तान हो या चाइना हो, उनके खिलाफ खुद कामयाब है, खुद समर्थ है। लेकिन क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपको बाकी देशों के साथ भी संबंध जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म वॉर हो, तो उसमें अगर ज़रूरत पड़े, अमेरिका से कुछ हमने शस्त्र लेना है, कुछ एम्यूनिशन लेना है, कुछ मदद लेनी है, खास तो जो मदद हमें अमेरिका से मिलती है, भारत चीन या भारत पाकिस्तान के संबंधों में, वो है उनका इंटेलिजेंस। अमेरिका का जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, ये बहुत अच्छा है। तो वो हमेशा हमें अमेरिका से चाइना के बारे में जो इंटेलिजेंस है, ये अच्छा मिलता है। इसके सिवाय जो पाकिस्तान के बारे में भी जो इंटेलिजेंस है, वो अच्छा मिलता है। और इसीलिए कि पाकिस्तान के ऊपर उनका प्रभाव ज़्यादा है, तो वो पाकिस्तान को अगर धमकाते हैं, तो पाकिस्तान उल्टे-सुलटे काम करने में थोड़ा डर जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका का उनके ऊपर लक्ष्य है। और अभी क्या हुआ था कि उनका लक्ष्य पूरा गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में अटक गया था। तो अभी गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को भी इसके साथ में जोड़ना चाहिए। लगता है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में भी शांतता निर्माण होगी। अभी भी रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो होता है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में शांतता निर्माण होती है। तो उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है, वो भारत को हो सकता है। तो यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की क्वालिटी बढ़ेगी, हमारे जो भारतीय है वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को इशारा दिया है कि भारत के साथ पंगा ना ले। ट्रेड नेगोशिएशन जो है, जो पीछे पड़ गई थी, वो उसमें अभी एक स्पीड आ जाएगी, और शायद अगले कुछ दिनों के अंदर हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये हो जाएगा। और जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन था, खास तो जो कुछ वेपन्स ट्रांसफर हमें होने थे, खास तो मैं ड्रोन के बारे में, हेरॉन ड्रोन वगैरह के बारे में बात करूंगा कि ये देने वाले हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले बोला था, लेकिन वो किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ रहा था कि कुछ टेक्नोलॉजीज है जो हमने अमेरिका से लेनी है, वो हमें नहीं मिल रही थी, तो शायद वो मिलेगी। तो यानी कि इसलिए कि अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी को, अमेरिका के परराष्ट्र मंत्रालय को जब एक इशारा देते मिलता है कि उनके जो लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, ये जितने सारे G7 के 7-8 देश है, उनसे सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत भारत से करते हैं, तो ये उनके लिए एक इशारा है, जिससे जो निगोशिएशंस अलग-अलग डिपार्टमेंट करते हैं, इसमें स्पीड बढ़ेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग हुई इनके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इससे जो हमारे रिलेशनशिप में जो हर्डल्स आ रहे थे, वो अभी खत्म हो जाएँगे, और जो अलग-अलग नेगोशिएशंस की जो स्पीड है, वो बढ़ेगी। तो ये दोनों की जो मीटिंग हुई थी, इसे हमने एक कामयाब मीटिंग मानना चाहिए, क्योंकि देखिए, इसे आप कंपेयर करिए कि उन्होंने इटाली को क्या बोला?
उन्होंने फ्रांस को क्या बताया? पर वो बोल रहे थे कि मैं बॉस हूँ। मतलब अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो वो वहाँ पे किसी और के साथ बातचीत कर ही नहीं रहे थे। यानी कि वहाँ पे 7 देश है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सभी जो अलग-अलग हेड्स ऑफ स्टेट है, उनसे मुलाकात की है और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने इटाली को क्या आश्वासन दिया? उन्होंने फ्रांस को क्या बोला? उन्होंने यूक्रेन को क्या बोला? उन्होंने जर्मनी को क्या बोला? तो उसका रिप्लाई है ज़ीरो। मतलब उनके साथ कुछ बातचीत भी नहीं हुई, ना कोई मुद्दे उठाए। कनाडा तो उनका दुश्मन बना हुआ है। हुँ। तो यानी कि मैं ये बोलूँगा, इस G7 मीटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप की जो बात हुई है, वो भारत के साथ हुई है और मैं ये मानता हूँ, जिससे हमारे जो अलग-अलग नेगोशिएशंस है, डिफेंस में कोऑपरेशन हो, स्पेस में कोऑपरेशन हो, एनर्जी में कोऑपरेशन हो, न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो, या डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हो, जिसमें अलग-अलग चीजें हैं, तो ये सभी में जो स्पीड है, ये आगे बढ़ेगी। इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। G7 कंट्रीज के सभी देशों की तुलना में भारत और क्या बताएंगे और भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है, ये सबसे मजबूत हो गया। इस प्रकार से हम एक असेसमेंट कर सकते हैं। सर, इसमें सवाल वही है कि G7 की ओवरऑल फाइंडिंग्स में जब आप भारत फ्रांस के संबंधों को देखते हैं, भारत इटली के संबंधों को देखते हैं और जर्मनी के चांसलर मर्ज भी मिले हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि यूक्रेन के भी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बातचीत हुई है और उसमें भी जो एक बॉडी लैंग्वेज, जो एक जेस्चर आया, जो कि डिप्लोमेसी में बड़ा मायने रखता है, इनको अगर ओवरऑल आप कंक्लूड करेंगे तो इनकी फाइंडिंग्स पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, मैं सबसे पहले फ्रांस के बारे में बोलूँगा। मुझे ये लगता है कि जो प्रैक्टिकल गेटअवेज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस हमें फ्रांस के साथ मिला है क्योंकि फ्रांस कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। वो हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर काफ़ी देर से लगा है। तो इसमें डिफेंस कोऑपरेशन है, एरोस्पेस का कोऑर्डिनेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस सभी में अ अब फ्रांस और हमारी कोऑपरेशन ये काफ़ी बढ़ने वाली है। सवाल केवल इकोनॉमिक्स का है कि कौन ज़्यादा सस्ते में आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी क्योंकि हमें उनसे जेट इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए, सबमरीन टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, राफेल की एडिशन होने की उम्मीद है। तो ये तो मेरे ख्याल से फ्रांस के साथ एक मेजर स्ट्रेटेजिक गेन हुआ है और तकरीबन 12 एग्रीमेंट्स फ्रांस के साथ साइन हो गई है, तो ये एक बहुत ही कामयाब बात है। अभी दूसरा आप कंट्री लीजिए इटली। इटली आज नंबर 4 का कंट्री है यूरोप के अंदर। नंबर 1 अर्थात जर्मनी है, 2 में फ्रांस है, 3 पे इंग्लैंड है और नंबर 4 पे इटली आता है। तो इटली और हमारी रिलेशनशिप पहले से ही बहुत अच्छी थी और अगर आप देखेंगे कि पर्सनल रैपो तैयार हो गया है इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और हमारे प्राइम मिनिस्टर में, तो इसका फ़ायदा क्या है? इस हमारे सब तो वो आप इस प्रकार से एक असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारी केस यूरोपियन यूनियन में बढ़ाने के लिए इटली एक एम्बेसडर का काम करेगा और हमें मदद करेगा क्योंकि देखिए वहाँ पे 44 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, हर एक का अपना-अपना ओपिनियन होता है। तो जब हम एक गुडविल क्रिएट करते हैं और जो बड़े देश आपके साथ कोऑपरेशन के लिए तैयार है, तो बाकी के देश जो है वो भी आपसे कोऑपरेशन करने में स्पीड बढ़ाते हैं। तो मेलानी इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ एम्बेसडर फॉर रेस्ट ऑफ यूरोप कि भैया देखो भारत के साथ कोऑपरेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेलानी का एक और एक चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है, होर्मुज के बाद जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था जिसे आईमेक बोला जाता है, ये फिर से लाइमलाइट में आया क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट रूट है गल्फ ऑफ होर्मुज को और सीधा यूरोप पे जाता है। तो इसके अंदर इटली ये एंट्री पॉइंट है यूरोप के अंदर। तो इसलिए यूरोप के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने में हमें इटली बहुत ही मदद करेगा। इसके बारे में किसी को दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये इसलिए उनकी ये इम्पोर्टेंट है।
देखिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है यूरोप की, वो जर्मनी है। और जर्मनी के साथ हमारा ट्रेड जो उनके लीडर है मर्ज, उनके साथ अच्छी बातचीत हुई है और ट्रेड एक्सपेंशन होने की उम्मीद है। डिफेंस कोऑपरेशन में खास तो जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है, सबमरीन के जो कोऑपरेशन है, मेरे ख्याल से 7 सबमरीन भारत में बनने वाली है, वो जर्मन मैन्युफैक्चरिंग है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग कोऑर्डिनेशन वो होने वाला है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो हमारा और जर्मनी का कोऑपरेशन है, इसे 10 में से 10 पॉइंट हम दे सकते हैं। इसके बाद हम यूरोपियन यूनियन के साथ देखें हुँ, तो यूरोपियन यूनियन की जो बाकी देश है, उनके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा कोऑपरेशन बढ़ रहा है। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन हो या ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो या सप्लाई चेन रेजिलियंस हो, हमें यूरोप आज भारत को चाइना के तुलना में एक बहुत ही विश्वसनीय इकोनॉमिक पार्टनर मानता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और यूरोप ने ये मान लिया है कि जो ग्लोबल साउथ के देश है, यानी जो गरीब देश है, उनका नेतृत्व भारत करता है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ से भी अगर रिलेशंस इंप्रूव करने हैं तो भारत का इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप नॉन यूरोपियन देशों की तरफ देखेंगे, खास तो मैं बात करूंगा कनाडा की। कनाडा के साथ हमारा कोऑपरेशन काफी बढ़ रहा है क्योंकि जरूरत उनकी भी है। उनका यूएसए के साथ रिलेशन अभी बहुत ही खराब है। दोनों ने मतलब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं है। कारण अलग अलग है क्योंकि वो सोचते हैं कि कनाडा उनका ही राज्य है वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कनाडा से हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ने वाली है। वो एक बात तो है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो तो बढ़ेगी। लेकिन एक ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ देर पहले जो खालिस्तानी थे वो बड़े एक्टिव थे कनाडा के, और कनाडा से भूमि से वो उल्टे सुल्टे काम करते रहते थे। खैर वो काम ज्यादा बातचीत ही होती थी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कुछ महीनों से वो एकदम चुप हो गए हैं। यानी कि उनका जो आउटसाइड सपोर्ट था कनाडा से, उसके ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है क्योंकि कनाडा को पता है या खालिस्तानियों को मदद करने के बावजूद इंडिया से इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना ये ज्यादा महत्व का है। तो और इसमें मैं लास्ट में एक यूक्रेन के बारे में बात करूंगा और फिर मैं आप एक ओवरऑल आपको व्यू देने की कोशिश करूंगा। यूक्रेन हमारे हमारे से काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि हम रशिया से तेल लेते हैं और जाहिर है कि रशिया रशिया उनका एनिमी नंबर 1 है। लेकिन अभी ऐसे लगता है यूक्रेन को ये लगता है कि अगर रिलेशनशिप इम्प्रूव करे यूएसए के साथ या रिलेशनशिप इम्प्रूव करे भारत के साथ, तो भारत के साथ होने की उम्मीद ज्यादा अच्छी है, खास तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। क्योंकि लड़ाई में शस्त्र होना एक बात है लेकिन इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यूक्रेन और भारत के रिलेशनशिप में एक रीसेट आने वाला है। और खास तो एक फायदा जिसका हमें काफी सारा फायदा हो सकता है, वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये माना जाता है कि ड्रोन की फील्ड में यूक्रेन ने इतनी मजबूती हासिल की है कि केवल वो उनके पास जो ड्रोन पावर है उसके मदद से वो रशिया को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसलिए अगर वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है क्योंकि उनको इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहिए, तो हमारे लिए ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है। तो यूक्रेन के साथ ये संबंध सुधारना भी इस विजिट की एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि मानी जा सकती है। तो इसका मतलब अगर आप समराइज करें कि G7 मीटिंग की समरी क्या है, तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हमारा अमेरिका के साथ संबंध अच्छा हुआ है, फ्रांस के साथ अच्छा है, जर्मनी इटाली के साथ अच्छा है, यूरोपियन यूनियन के साथ चीजें आगे बढ़ेगी, यूक्रेन के साथ संबंध आगे बढ़ेंगी। तो ये एक अच्छी बात है। जब तक सवाल है इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, कि इसीलिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। ये सारे देश अभी हमारे साथ, फ्रांस हो या जर्मनी हो, डिफेंस कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे, उसका जो कोर सोर्स होता है वो खुद के साथ रखना चाहते हैं।
तो ये डिफेंस कोऑपरेशन फ्रांस, जर्मनी के साथ काफ़ी बढ़ेगा। जब तक जियोपॉलिटिकल है, ये बिल्कुल साथ में आता है कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है, ग्लोबल साउथ का एक वॉइस है और भारत एक ही साथ यूरोप से भी बात कर सकता है और बात कर सकता है अमेरिका से भी। और अमेरिका और यूरोप के संबंध अभी अच्छे नहीं हैं, आपको पता होना चाहिए। अब अमेरिका ने बोला है कि हम नेटो में हमारी सेना कम कर रहे हैं, हम आपको शस्त्र की मदद नहीं करेंगे, आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए वगैरह-वगैरह। यानी कि अमेरिका और यूरोप के संबंध इस समय काफ़ी खराब है। लेकिन हमारे संबंध यूरोप के साथ भी अच्छे हैं, हमारे संबंध अपना अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि ओवरऑल जो भारत की जो G7 में जो उपलब्धि लगी है, जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर अच्छा काम है, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अच्छा काम है, डिप्लोमैटिकली अच्छा है। हमने हमारा जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, इसे बिल्कुल कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप ओवरऑल रेटिंग देते हैं तो इस G7 मीटिंग का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है भारत को ही होगा बाकी देशों की तुलना में। तो इसलिए हमारे लिए ये मीटिंग एक बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा है। इस प्रकार से मैं मेरा अंतिम विश्लेषण करता हूँ। दिवाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्रिगेडियर सर की बातों से कितना सहमत हैं, इस पर अपनी टिप्पणी करिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिगेडियर सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद और नमस्कार।